अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन को मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। जस्ट अ सेकंड। ओके बेटा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गर्मी हो रही है क्लास में? क्या तुम लोगों को लग रहा है गर्मी? इसको ऑफ करके दोबारा ऑन करो, ये कूलिंग कर नहीं रहा है, ऑफ हुआ हुआ है। इसको एक सेकंड की ऑफ करो पहले। छोड़ दो एक सेकंड तुम। देखते हैं क्या हाल है बच्चों। ऑन हो तो गया है। नाउ लेट्स सी क्या सीन बनता है। अच्छा जी। तो आई थिंक कि आप लोगों को अब सही आवाज पहुंच रही होगी ऑनलाइन को भी और आप लोगों को भी। डेफिनेटली तुम सबसे मेरी थोड़ी सी छोटी सी मुलाकात हुई थी पीआरसी के एग्जाम्स शुरू होने से पहले, लास्ट वीक आए थे। फिर मैंने भी बोला था हसन साहब को, और शायद हसन साहब को भी अकल में आया कि अभी फौरी तौर पे क्लास ना शुरू की जाए। अब यह है कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने पीआरसी के पेपर्स, अगर कोई दे रहा था आप लोगों में से, तो आप फारिग हो चुके हैं। तो अब हम इसको फॉर्मली इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉस को, कैफ 4 को। बेटा, दो चार चीजें जो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं। ठीक है, हमारी एक छोटा सा लेक्चर हो तो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कोई किसी को मसला ना हो इस। बेटा, बिजनेस लॉज ना, पहली चीज तो ये कि हम आपको पढ़ा क्यों रहे हैं। यानी एक सवाल में जहन में आता है कि जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आए हैं, हमें अकाउंट्स पढ़ाइए, मैथ्स पढ़ाइए, फाइनेंस के सब्जेक्ट पढ़ाइए, ये लॉ कहाँ से आ। तो इसका बेसिक जवाब तो ये हो सकता है कि लॉ इसलिए आ गया है कि आप लोगों को आगे जाके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को, कुछ ऐसे मामलात को डील करना है जिसके लिए लॉ की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब जब मैं बात करता हूं बिजनेस लॉ की, डेफिनेटली बिजनेस लॉ जो है हमारा, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अनकरीब एक चेंज देखेगा। और वो चेंज क्या होगा कि ये बिजनेस लॉ कैफ 4 और आगे आने वाला कंपनी लॉ कैफ 7 मर्ज हो जाए। दो तीन सवालों में जाऊंगा, इससे ज्यादा तुमसे डिस्कस करना इस वक्त जरूरी नहीं है, समझता मैं। नंबर 1, सबसे अहम सवाल, ये स्कीम की लॉन्च कब से हो रही है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका जवाब सिवाय आई कैप को किसी को नहीं पता, इसलिए मेरा जवाब है आई डोंट नो। अब वो बातें बहुत चल रही हैं सोशल मीडिया पे, और वो इतनी ज्यादा बातें होने लगती हैं ना कि बंदा समझता है कि शायद ये सच बात है। अभी नहीं कंफर्म कि ये मार्च की अटेम्प्ट के बाद से इन्फोर्स होगा या सितंबर की अटेम्प्ट के बाद से इन्फोर्स होगा, या क्या डेट हो। नंबर 2, क्या हमको वेट करना चाहिए लॉ के पेपर के लिए कि जब लॉ का नया पेपर आ जाए तो हम उसको पढ़ें? तो बेटा, मैं शायद लास्ट क्लास में आप लोगों को बता रहा था और दोबारा बता रहा हूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे अप्रूवल के लिए जो आई कैप की सिलेबस स्कीम आई है, सिलेबस आया है, जो बिजनेस एंड कंपनी लॉ, जो नया सब्जेक्ट आएगा उसका नाम हो जाएगा बिजनेस एंड कंपनी लॉ। वो मेरे ख्याल से समझ लीजिए कि 150% कोर्स हो रहा है। 200% था ना, अभी कम किया है, बिल्कुल किया है।
ऐसा नहीं कि पूरा 200 को उन्होंने, लेकिन 150% है। अब 150% कोर्स आपको पढ़ के सिर्फ 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना। डेफिनेटली इसके लिए एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि जिन बच्चों को जरा सा नो हाउ है लॉ का, वो शायद मेरी बात समझ जाएं कि लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पार्टनरशिप लॉ, निगोशिएबल, आर्बिट्रेशन, ये सब पहले भी था, अभी भी है, और बल्कि इसमें ऐड कर दिया गया कंपनी लॉ। और कम इसलिए इस वक्त हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर एक चीज का वजन 150 किलो है तो 150 किलो एक साथ सर पे उठा के चलना आसान है, या मान लीजिए उसको 75-75 किलो करके जल्दी हम पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत ही मजदूरों वाली एग्जाम्पल थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये नहीं कह रहा। देखो आगे आने वाले वक्तों के लिए क्या होगा, वो नए पीआरसी के बच्चे जो अभी पीआरसी में आ रहे हैं, जब वो कैफ में आएंगे तो उनको कौन सा लॉ में, वो सब फ्यूचर की बात है, क्या होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, बाद में क्या होगा, ये होगा वो होगा, आसान होगा मुश्किल, छोड़ दो। हम इस वक्त अगले 6 महीने की बात कर लेते, बल्कि 5 महीने रखते हैं। कल से अक्टूबर शुरू हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में पेपर है। अगर मैं अगले 5 महीने को ध्यान में रखूं और लंबी ना करूं, लेकिन नई स्कीम की बहुत सारी पॉसिबल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी ना करें ना। अब इसी मौजूद पे बातें, हमारा टाइम वेस्ट होगा, हासिल वसूल कुछ नहीं होना है। हाँ, जब आए क्या आपने कह दिया कि ये स्कीम लॉन्च हो गई, फिर हम बैठेंगे एक साथ सर जोड़ के और फिर हम हल निकालेंगे कि अब क्या करना है, कितने पेपर पास हो गए तुम्हारे, कितने रह गए हैं, नई स्कीम के तहत क्या, फिर उसको बैठ के डिस्कस करेंगे। अभी जिस चीज का सर पैर नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है ना हमको कि मार्च में नई स्कीम नहीं आने वाली, तो मार्च तक तो कम से कम हम खामोश हो जाए। अब अगले 5 महीने में मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, देखिए हम एक काम, 4 पेपर ये बच्चे देते हैं, देने वाले तो 5 भी दे सकते हैं एक साथ, मैक्सिमम 5 पेपर है। तो एक बच्चा मुझसे कहता सर हम कैफ एक साथ पूरा दे दें 6 महीने में, तो मैं कहनी बेटा ऐसा हो नहीं सकता, 5 मैक्सिमम है, 4 भी दे रहे हैं बच्चे, 5 महीने हैं। लेकिन अगर एक एवरेज बच्चे को हम सोचें और समझें, 4 पेपर थोड़े हैवी हो जाएंगे, तो हल ये है कि आप लोग 3 पेपर्स उठाने कैफ के और साथ में हैंड ऑन कोर्सेस कर लीजिए। ये हैंड ऑन कोर्सेस में भी जो चेंजेस आने वाले हैं वो भी आपको पता होंगे। अभी तक तो बड़े मजे से मैडम सायमा, मैडम अनीला तो मैं चेक करती थी, साइंस सर्टिफिकेट दे दिया भाई हो गया पीपी। अब एक थर्ड पार्टी इन्विजिलेटर ऐड होने वाला है, जिसके बाद आप भले सायमा से पढ़ें, अनीला से पढ़ें, लेकिन आपको फाइनल पास और फेल के लिए वो एक थर्ड, वो जैसे क्या था बचपन में प्रैक्टिकल लेने के लिए स्कूल में आते थे बोर्ड वाले, तो कॉलेज के टीचर्स थाने को आइए आइए बैठिए चाय पियेंगे का, बड़े मक्खन लगाते थे उसको कि ये हमारे बच्चों पे हल्का हाथ रखें, ऐसे होने वाला है। तब आई कैप की तरफ से अपॉइंटेड इन्विजिलेटर आएगा एटीए से, उस दिन यहाँ पेपर होगा, पीपी की प्रेजेंटेशन होंगी, वो मार्क्स देंगे। तो वो अभी नहीं हुआ, ये भी मार्च के बाद हो सकता है। इसलिए मेरा मशवरा ये है आप लोगों को, एक सेकेंड, एक सेकेंड बेटा। ओके, मेरा मशवरा ये है कि इस वक्त हम लंबी किए बगैर जो है हालात उसमें 3 पेपर्स उठाएं, पीपी उठा लें साथ में। अगर आप 4 पेपर की तरफ जा रहे हैं तो फिर शायद पीपी मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत सारा बर्डन हो जाएगा। बहुत सारी ऐसे को तुमने से बहुत सारे बच्चे आज मुझे पहली बार मिल रहे हैं, और अभी वो एक डर, एक खौफ जो उसमें है कि हम पीआरसी से आगे बढ़,
पीआरसी में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो इंशाल्लाह अब तुम्हें नहीं करने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे ज्यादा जो मैं तबानी साहब से बैठ कर डिस्कस करता था और करता हूं कि सर जरा पीआरसी के बच्चों का शेड्यूल तो देखें, 4-4 5-5 दिन 6-6 दिन ये बच्चे सुबह से शाम तक आ। अब उसमें डेफिनेटली सर ने भी कहा कि नहीं, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता, हर टीचर को मैंने बोला है कि आप अपनी क्लासेस कम करें ताकि बच्चों को, पीआरसी में कोई ऐसे सब्जेक्ट नहीं है रॉकेट साइंस के कि जनाब आप जो है वो 6-6 दिन 9-9 घंटे क्लासेस लेंगे। कैफ में अव्वल तो ये, अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं लॉ तनवीर के साथ शेयर करूंगा। तनवीर की क्लासेस लगती ही हफ्ते को और इतवार को है, बल्कि इतवार को भी शायद वो नहीं आता, तो उसकी क्लास एक एक करके चलती रहेगी। मेरी वीक में 2 या 3 लगेंगी। टाइमिंग तुम्हारे सामने है ना, बिल्कुल सुबह 8:30 बजे लगेगी मेरी क्लास, ना को शाम के 6 बजे लगेगी। हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती है। देखिए, जब मैं और मेरे सारे टीम मेंबर्स फुल टाइम फैकल्टी मेंबर्स हैं ना, तो अब मैं देख रहा हूं एक बच्चा अभी आपका, आपके दोस्त यार होगा, अभी मुझे नीचे मिला, कहता था मैं फला जगह गया था क्लास लेने के लिए, उनकी क्लासेस का शेड्यूल शुरू ही 5:15 बजे से हो रहा है, क्योंकि उनके टीचर्स जॉब करते हैं, मतलब दे आर कहीं कोई ऑडिट कर रहा है। लेकिन सर अब 5 से लेकर उन्होंने क्लासेस दी 9 बजे रात तक, तो सर हम तो परेशान हो गए। अब हम कोई कह रहा है मैं कहीं से आता हूँ, 9 बजे मैं कॉलेज से निकलूंगा तो मैं तो पब्लिक बस शारा फैसल पे निकलूं लेके लेके मैं तो घर पहुंचूंगा 10:30 बजे, तो अजीब सी जिंदगी हो जाएगी। रात भर मैं पढ़ूंगा, बाहर रहूंगा, सुबह मैं घर में बैठा रहूंगा। तो हर चीज देखनी है। अभी तुम लोगों को ऐसी कोई मौत नहीं पड़ रही है, आई रिपीट, अभी तुम लोगों की क्या मसरूफियत है जिंदगी में, मुझे बता दो। पढ़ाई के अलावा नौकरियां कर रहे हो क्या, तो कारोबार संभाल रहे हो, कोई आर्टिकल्स कर रहे हो, जॉब, तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है ऑनलाइन जाने की। ये जो बच्चे अभी ऑनलाइन बैठे हुए मेरे पास 5 नजर आ रहे हैं मुझे, तो इनसे भी मैं ये कहूंगा कि हाँ कोई जेन्युइन रीजन है, आप बीमार हैं, शहर के हालात सही नहीं है, कोई और मसला है, आप घर में रुकना चाहते हैं रुक जाएं, लेकिन कॉन्स्टेंटली आप घर में ही बैठ के पढ़ाई करें, ये ज्यादा नहीं हो जाएगा। और फिर देखो एक बात जहन में रखो, चलो तुम में से मुझे कोई पता है सबसे बड़ा चेंज पीआरसी और कैफ में क्या है? रिटन पेपर्स, रिटन पेपर्स। या आपके लिए तो खाली 2 लफ्ज हैं, रिटन पेपर्स। ये जमीन से आसमान का फर्क है। आप लोग किस तरह से पीआरसी के पेपर्स देते रहे, बैठ के टक 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 टक, आंसर आपके सामने होता था, आपको ढूंढना होता था। एम आई राइट? ये ऐसे होता है पेपर। अब आपको आंसर बनाना है, सोचना है, लिखना है, और वो भी अंग्रेजी में। ये जो मैडम सायमा तुम लोगों को बिजनेस राइटिंग्स पे इतनी मेहनत कराती हैं, क्यों कराती हैं? पीआरसी में तो राइटिंग होती ही नहीं, तो पीआरसी में बिजनेस राइटिंग क्यों कराई जा रही है? कैफ के लिए तैयार हो रहे हैं आप। अब सबसे बड़ा चेंज क्या है कि आपको रिटन मैनुअल पेपर्स देने। FAR 1 हो गया तो आपको अकाउंटिंग के तमाम कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है। लॉ हो गया तो आपको लॉ जो मैं पढ़ाऊंगा वो जहन में रखना और लिखने हैं जाके। और इसी तरीके से अगर आप टेक्स्ट भी दे रहे हैं तो वहां भी यही होगा। अब एक तो ये कि तुम्हारा पेपर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है और तुम मजीद इजी हो रहे हो। यानी पीआरसी में तुमने पेपर क्लासेस ली आके, कैफ में तुम चाहते हो कि तुम ऑनलाइन हो जाओ, तुम रिकॉर्डिंग्स देखो, घर में बैठ के हेडफोन लगा के इतने से मोबाइल पे रिकॉर्डिंग देखना, तुम्हें लगता है कि कैफ क्लियर कर पाओगे तुम इस तरह? और कौन सा इदारा है जो तुम्हें फुल फ्लेज फिजिकल लेक्चर्स की फैसिलिटी भाई तबानी साहब को तो बहुत महंगा पड़ा है फिजिकल लेक्चर। इमेजिन करें, मैं कहना नहीं चाहता, मैं कह देता हूं, 40-40 लाख तो महीने का बिजली का बिल पे कर रहे हैं ये एसियां चला चला के। ये भी बोले कि भाई आप लोग जाएं घर बैठे हम रिकॉर्डिंग, वो कह रहे हैं सारे नहीं हमें फिजिकल पसंद है, बच्चों को बुलाओ, हम आपके प्रॉपर एग्जाम टेस्ट सिस्टम नीचे बन रहा है, मतलब
एक बेसमेंट में, वहां होते हैं टेस्ट। क्यों? अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ पढ़ के लॉ पास कर लेंगे तो ऐसे मुमकिन नहीं है बेटा। और एक आखिरी बात कहूंगा, ये 1.5 साल तुम्हारी जिंदगी के बहुत डिसाइसिव साल है। ये डू और डाई वाले सवाल। बच गए 1.5 साल में, संभाल लिया कैफ, तो इज्जत से फर्म पहुंचोगे और सीए का सफर आगे बढ़ेगा। और अगर अगले 1.5 साल तुमने बेवकूफियां करके अपना कैफ के पेपर्स को हल्का लेकर मामलात को हल्का कर दिया, तो फिर डेफिनेटली यकीनी तौर पे तुम लोग परेशान हो। तो मेरा मशवरा ये है कि हाँ, तुम लोग सी फैप में जब पहुंच जाओगे, सी फैप में तुम किसी भी टीचर की रिकॉर्डिंग खरीद के फिर सही है, क्योंकि उस वक्त तुम मसरूफ हो चुके हो। तुम सुबह से शाम तक फॉर्म्स में आर्टिकल कर रहे हो, तो समझ आता है कि यार अब हम कॉलेज कैसे जाएं। अभी क्या मुसीबत पड़ी है कॉलेज आने में, और अगले 4 महीने तो वैसे ही ठंडे हैं। ठंडे, एक तो एक्चुअली ठंडे हैं, मौसम भी ठंडा आने वाला है। आज तो खैर बहुत गर्मी है, लेकिन आगे ठंडा। और दूसरी चीज, कोई रमजान नहीं आएगा, कोई ईद नहीं आएगी, कोई मुहर्रम नहीं आएगा, कोई बकरा ईद नहीं आएगी, कोई गांव भागने की जल्दी नहीं है, कोई छुट्टियां लेने की जल्दी नहीं है, अब अम्मी के साथ ईद मनानी है, अब कुर्बानी करनी है, अब ये कुछ भी नहीं। सिर्फ सुकून के पढ़ाई के हैं 4 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने। 5वां महीना फरवरी, रिविजन का टाइम हो। रिविजन करेंगे आप लोग, हम यहां बुला के रिटन टेस्ट लेंगे आपके फाइनल पेपर, और मार्च में जाके आप इंशाल्लाह पेपर देंगे और ये पेपर्स निकाल लेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए समझो बात को, वक्त की सीरियसनेस को समझो। हालात ऐसे नहीं हैं अच्छा, ये मैंने पिछली क्लास से भी तुम्हारे लिए राउंड 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 कर दिया था। स्टडी टेक्स्ट का कोई नया एडिशन नहीं आने वाला। तो ये सॉफ्ट कॉपी जो तुम्हें मिलेगी इस वक्त आई कैप की वेबसाइट पे मिल जाएगी, ये है फरवरी 2023 एडिशन, यही चलेगा एग्जैक्टली। तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारे दोस्त यारों की हार्ड कॉपी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये सॉफ्ट कॉपी से आप काम चला सकते। इज दैट ओके बच्चों? हम आगे चलेंगे। ये है हमारी पूरी कोर्स आउटलाइन, जिसमें अगर मैं तुम्हें अभी ये बताऊं कि कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हैं टीएमए तलाल मोहम्मद आरिफ। इसके बाद 10 से 11 12 13 14 15 16 17 ये हैं टीके। और ये आखिरी जो आ गया, ये फिर मैं आ गया टीएमए। तो इस हिसाब से कोई तकरीबन 10 के करीब चैप्टर्स मैं देख रहा हूं, 8 के करीब चैप्टर तनवीर देखेंगे। ये फिक्स है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि ये सारी क्लासेस इंशाल्लाह फिजिकली कंडक्ट की जाएंगी, तो मैं किसी चैप्टर की कोई रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। देखो मेरे बच्चों, आईकैप ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि तुम लोगों ने लॉ कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। भैया आप या तो मैट्रिक और इंटर करके आए मेरे पास सीए में, या आप लोग ओ ए लेवल्स करके आए, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे। तो इंटर और मैट्रिक की अगर बात की जाए तो मेरे बच्चे आप जो हैं वो डेफिनेटली, मुझे भी पता है, आपको पता है कि हमारे इंटर मैट्रिक में कोई लॉ का सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आपने लॉ पढ़ा ही नहीं। फिर बारी आती है ओ ए लेवल्स की, ओ लेवल्स में तो कोई सब्जेक्ट नहीं है मैं लॉ का। ए लेवल्स में है भी तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, एएस में भी है, ए2 में भी है। और अगर मेरे ख्याल से मेरा हिसाब किताब ये कहता है कि आप लोग जो हैं, अगर आपने ए लेवल्स में थे भी तो आप लोगों ने आई थिंक लॉ नहीं पढ़ा। तो आई कैप ये चाहता है, थोड़ा सा पढ़ा था मतलब, क्यों छोड़ा? मूड नहीं हो रहा था? ऑप्शनल है ना? एग्जैक्टली अच्छा, मैंने ये भी नोट किया है कि तुम्हारे ए लेवल्स में जो बच्चे जाते भी हैं ना लॉ की तरफ, वो फिर क्या करते हैं, वो बार एट लॉ या लॉ ही पढ़ने चले जाते हैं।
मगर वकील बनने चले जाते हैं। इन शॉर्ट, वो लॉ पढ़ के इस रास्ते में नहीं आते, अकाउंट्स वगैरह जो कॉमर्स सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ के। तो इसलिए आईकैप ये चाहता है कि सबसे पहले आप लोगों को क्या किया जाए, आप लोग लीगल सिस्टम पढ़ें। आपका मुल्क पाकिस्तान का बेसिक लीगल सिस्टम का जो भी एज सच सिस्टम है वो क्या है, कैसे चल रहा है, थोड़ा बहुत। हम आपको वकील नहीं बना रहे तो बहुत डिटेल्स में नहीं जाओगे। इससे हम अपने लेक्चर का आगाज करेंगे और फिर इसके बाद चैप्टर 2 से एक्चुअली बिजनेस लॉ शुरू होगा। बिजनेस लॉ का चैप्टर 1 से। अच्छा, अगर मैं इसको बताते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ और चैप्टर 1 की बात करते हैं, आप सबको नजर आ, बेटा आप ये एक आध लाइट ऑफ कर देंगी यहाँ से, ताकि थोड़ा सा, नहीं बैक की मत ऑफ करो, ऑन करो, अब करो। हाँ, अब सही है, कुछ बेहतर हुआ, स्क्रीन नजर आ रहा है तुम लोगों को बच्चों? हाँ, तो चैप्टर 1 कानून। क्या है कानून? कानून बेटा आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? संदेश। संदेश बेटा, लॉ क्या है? कितना मुश्किल है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था आप लोगों से, जो लोग थे उनको याद होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज भी बनाती हैं, इदारे भी बनाते हैं, बहुत जगह पे बनता है। लेकिन मैं जब जिस किसी चीज को लॉ कह रहा हूं ना बेटा, तो वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहो, स्टेट वाला वर्ड बेहतर है। जो गवर्नमेंट बना रही है, जो स्टेट बना रही है। अगर आप मेरे साथ, कोई पढ़ेगा आप लोगों में से, किसी को रीडिंग करने का शौक है? चाचा? चाचा कौन है? वाई चाचा? इज योर चाचा? आप चाचा है इसके? चाचा क्यों कह रहा है आपको? इसका निकनेम चाचा है? किसने दिया? यार समझ साहब ऐसे ऐसे नाम देते हैं ना। वो आपका नाम क्या है? अब्दुल? मैं आपको चाचा बुलाऊं या अब्दुल हक बुलाऊं? नहीं, जो आप कहेंगे मैं वो बुलाऊंगा। आप क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, मेरा मन तो बड़ा खतरनाक है, बड़े अजीब अजीब काम चाहता है, लेकिन हाँ, अल्लाह माफी। खुल्लम खुल्ला इनविटेशन दे रहा है बेगैरत। मनूस मारे, तू शराफत से मुझे बता दे, चाचा बोलूं या अब्दुल हक? अभी फिलहाल तो ठरकी बोलने का दिल चाह रहा है। आप दादू से हैं? और कौन है दादू से? संदेश कहाँ से हो? सखर से हो। एंड यू बेटा, योर नेम? मुनीब हैं आप, वेरी गुड। और तुम तो कराची वाले ही हो अपने। और ये बलूचिस्तान, शिकारपुर। क्या फायदा तुम्हारे शिकारपुर होने का, हमने आज तक अचार तो खाए नहीं। पता नहीं, सुना है शिकारपुर के अचार बड़े फेमस होते हैं, बहुत मशहूर हैं। मैं वैसे अचार पसंद नहीं करता, आप मोहब्बत से ले आइएगा, हम खा लेंगे। वाकई शिकारपुर से हो? हाँ हाँ, तो घर वाले आप भी उन्हीं के हिस्सा हैं, आप अलग नहीं हैं। और आप बेटा? पंजाब? हाँ, तुम तो खैर जानता हूँ। हाँ, मुझे नवाज के सूबे से आप आए, माशाल्लाह। कोई मसला हो बेटा बताइएगा, मैं खुद चल के आऊंगा आपके पास। और बच्चियां कराची की हैं दोनों? जैकबाबाद। जैकबाबाद आई थिंक इज द लास्ट सिटी ऑफ सिंध, इसके बाद पंजाब शुरू हो जाता है। अच्छा, बलूचिस्तान भी लगता है जैकबाबाद से? सिब्बी वाला साइड। और पंजाब में क्या लगता है? सादिकाबाद? रहीम खान? बहुत गर्मी होती है जैकबाबाद में। चलो खुश रहो बच्चे। बहरहाल हम वापस आएंगे। और चाचा पढ़ेंगे? नहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, वरना
इससे शुरू करते हैं, आगे बैठा है ये, अगर इसको नजर आ रहा है क्लियर, चश्मे वश्मे लगाए तो कल समझ पा रहे हो, मसला तो नहीं है, शुरू कीजिए। मेरा बच्चा, लॉ वो सेट ऑफ रूल्स एंड सिस्टम ऑफ रूल्स हैं जो स्टेट ने डिजाइन किए हैं। देखें, जैकबाबाद वालों को क्या पसंद है, दादू वालों को क्या पसंद है, सखर, शिकारपुर, पंजाब, कराची, लाहौर, ये नहीं देखा जाता। सारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है। कानून बनाते हुए हम एक एक दो दो इंडिविजुअल्स को या एक दो शहरों को नहीं देखते। कानून बनाने के लिए हमें क्या, अच्छा कानून बनता क्यों है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। माजरत के साथ कहूंगा, बुरा मत मानिएगा, हमारे वतन में कानून है तो बना हुआ भी है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है, जिसकी वजह से हम आए दिन नई नई मुसीबतें देखते रहते हैं। आप दुबई की बात करते हैं हम लोग, दुबई के बारे में सिर्फ इतना सवाल पूछूंगा, क्या आपको यह लगता है कि वहां पे रहने वाले अपनी मनमानी कर सकते हैं? कानून के इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से दुबई कैसा शहर है? धांसू शहर है, पक्का शहर। रात के 3 बज रहे हों या दोपहर के 3 बज रहे हों, आप मजाल नहीं है कि लाल बत्ती पे गाड़ी सिग्नल तोड़ के निकाल के तो ले जाए। यहां तो जी शाम के 5 बज रहे हों, टुल्ले खड़े हों, आपने फुल स्पीड में दौड़ाना है और यही शान समझी जाती है। कितने चहलों वाले काम हम लोग करते। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया है, उनकी रियासत इतनी स्ट्रांग है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। अवाम को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया जाता है। नेक्स्ट, लॉ इज नॉट स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब क्या है? ठहरा हुआ, रुका हुआ। हम कहते हैं ना भाई, घर के सामने स्टेगनेंट वाटर मत छोड़ना, मच्छर पल जाएंगे। और आजकल तो मच्छर ने वैसे तबाही मचाई हुई है। क्या कर रहा है मच्छर आजकल का? डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया। कराची की बात करूं तो ये तीनों बीमारियां इस वक्त अपने उरूज पर हैं। और अक्टूबर के महीने को आपकी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि डेंगू काफी काबू से बाहर हो सकता है। इसलिए, और ये मजे की बात, ये डेंगू वाला मच्छर गंदे पानी में भी नहीं पलता, ये गटर नालों पे नहीं पल रहा है, ये साफ पानी में पलता है। तो मैं दोबारा वापस आता हूँ, आजकल हुकूमत ऐड दिया अखबारों में कि खुदा के वास्ते घर के सामने स्टेगनेंट जमा वाटर मत छोड़िए, पानी रुका हुआ ठहरा हुआ, अगर पानी का इस्तेमाल करें बहा दें उसको। बाल्टियां भर के लोग रख रहे हैं, वो उसमें आकर मच्छर पड़ रहा है, अल्लाह ना करे। तो कानून ठहरा हुआ नहीं। मेरा बच्चा, एक छोटी सी बात पूछूंगा, ये जो आज फैसिलिटी मेरे सामने इधर कैमरा लगा हुआ है, एक ये मशीन में खोल के बैठा हूं जिसको आईपैड कहते हैं, आप लोग किताब इस तरह देख रहे हैं, ऑनलाइन पता नहीं मुझे कराची पाकिस्तान में कहां कहां से लोग सुन रहे हैं इस वक्त। ये सारी फैसिलिटीज क्या आज से 20 25 30 साल पहले थी? अच्छा, अगर ये सब नहीं था, अगर ये सब नहीं था, अगर ये मनहूस चीज नहीं थी, वो मैंने क्लास में बोला है मनहूस चीज, बच्चा कहता सर इतनी मनहूस लगता है तो मुझे दे दे। तो इतना मनहूस नहीं लगता, लेकिन मैं इसको मनहूस क्यों कह रहा हूं, साइबर क्राइम ऐसी। अभी आप देखिए, अभी 2 दिन पहले हिजबुल्लाह के चीफ साहब जो थे हसन नसरुल्लाह को लबनान में इसराइल ने टारगेट किया। कैसे उनको ट्रेस किया?
टेक्नोलॉजी। एक पुरानी वक्त की पेजर आप लोगों ने सुना होगा, सिर्फ मैसेजेस भेजने की एक मशीन होती थी 90s में, अभी नहीं होती वो। अब तो बाकायदा कॉल होती है। पहले क्या था, फोन तो वही घर में टंगना टंगना तार वाला फोन। पेजर होता था, वो साथ लेके लोग चलते थे मैसेज भेजने के लिए। जब हसन नसरुल्लाह और उनकी पार्टी को एक हफ्ते से यह एहसास हो गया कि भाई ये मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं, सारे मोबाइल उन लोगों ने ऑफ कर दिया अपने, सिर्फ पेजर से बातचीत करते थे, उससे ट्रेस कर दिया। क्या ऊपर से मिसाइल दागा, बेसमेंट में बैठे हुए थे ये लोग, तहखाने में बैठे हुए थे, खत्म कर दिया। तो फिर ये फसाद की जड़ हो गई कि नहीं? कितने धमाके हो रहे हैं, कितने क्राइम। तो बेटा जब इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज किया गया तो हमें एक कानून बनाना पड़ा, जिसका नाम हमने क्या रखा? साइबर क्राइम के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। तो जैसे जैसे हालात बदलेंगे, मामलात बदलेंगे, मसाइल बदलेंगे, वैसे वैसे कानून बदलेंगे। इसलिए इस जुमले का मतलब समझो, लॉ इज नॉट स्टेगनेंट सर। एक गंदी एग्जाम्पल दूं, लड़कियां परेशान तो नहीं हो जाएंगी? वेरी गुड। नहीं नहीं, तुम्हारे लेवल पे नहीं आ रहा। तो संदेश बेटा, तुम संदेश हो, संदेश हो, देश। पानी पीना है आपको, मगर मेरा पानी तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल गर्म पानी होता है, एक्स्ट्रा गर्म। मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता, मेरा गला खराब हो जाता है। बहरहाल, तो संदेश बेटा, एक गंदगी है माशरे में बढ़ रही। चीज हमेशा से थी, आज से नहीं, सदियों से है दुनिया में, अब बहुत फैल रही है। और मजे की बात यह, फैलना तो चलो फैलना है, इसको एक नॉर्मल समझा जाना शुरू हो गया है। मैं किस गंदगी की तरफ इशारा कर रहा हूं? जी, एलजीबीटी। अब ये एलजीबीटी दुनिया के मुमालिक में आप देखिए परेड्स हो रही हैं, हुकूमतें सपोर्ट कर रही हैं। आपके अपने मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस पे बहस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो इसको फुल फ्लेज सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रोपेगेंडा को। नहीं नहीं, आप उसको मत देखिए, बदतमीजी मत कीजिए, बदतमीज। नहीं नहीं बेटा, आप तो नेक बच्चे हैं। और कहा क्या जाता है, ये कोई डिफेक्ट नहीं है, ये कोई खराबी नहीं है, ये कुदरती तौर पे एक मसला है जो सही नहीं हो सकता। भाई हम यही कहते हैं ना, अगर किसी के दिमाग में ये खराबी घुस जाए, ये गंद, वो इलाज कराए। वो कहते हैं इलाज तो हम तब कराए ना जब ये मर्ज हो, ये मर्ज है ही नहीं, ये नॉर्मल है। अब ये बकवास बातें करने के बाद मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, आपके अड़ोस पड़ोस के मुल्क में यानी इंडिया तक में इस पे कवानीन बनना शुरू हो गए। पाकिस्तान के बारे में आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस पे कानून बना सकता है? अगर बनाएगा भी तो इसके खिलाफ बनाएगा कि ऐसा करने वालों पे सजा लगेगी। देखें, अब इसमें एक जमाना था जब ये मौजूद डिस्कस भी नहीं होता था। अभी भी मैं, हम लोग जिस देसी माहौल में रहते हैं, क्या हम अपने बाप से बैठ के, अपनी माँ से बैठ के ये मौजूद डिस्कस कर सकते हैं? क्या लड़कियां अपनी माँ से डिस्कस कर सकती हैं कि अम्मी अम्मी आपको पता है आजकल बड़ी गंदगी हो रही है माशरे में? ये लड़के बोल सकते हैं अपने भाई से? तेरा भाई तुझ पे ही शक करेगा, अबे गुद्दे तू ऐसी बकवास की सोचे, खैर है तेरे साथ, कम मसला तो नहीं है, तू क्या बकवास कर? क्योंकि ये एक वो टैबू, क्या टैबू, इट्स अ टैबू, इस पर लोग बात नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा सवाल ये है, बात करो ना करो, गंदगी को कंट्रोल करने के लिए लॉ तो बना दो। इसलिए कहा गया
जैसे जैसे सोसाइटी के हालात बदलते हैं, जैसे जैसे सोसाइटी के मामला वैसे वैसे लॉ बदलते हैं, इसलिए लॉज ठहरे हुए नहीं। इज दैट ओके? हाँ, एक कानून है जो मुकम्मल ठहरा हुआ है, सदियों से रुका हुआ, और वो ऐसा कानून है, लिखा हुआ कानून, कि जिसमें कोई एक लफ्ज का भी चेंज नहीं कर सकता। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कुरान शरीफ। 1450 साल, 1452 ईयर्स में ख्याल से हो गए प्रॉफिट की डेथ को, और 1400 ईयर्स से जो बुक वो छोड़ के गए हैं, वो हमारे तुम्हारे इधर उधर, ठीक है, अकीदे जितने बनाने हैं बना लो, शिया सुन्नी बरेलवी हदीस तो अहले, ये तो अहले, वो तो हरी पगड़ी नीली पगड़ी लाल पगड़ी, मदनी मुन्ना टन टनाटन, जो जो कहना है कर लो, जो करना है कर लो। कुरान एक है, कुरान एक, कुरान में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, वो हर एक के पास एक। जो मसाइल हैं, जो फर्क हैं, वो कहाँ आते हैं? इंटरप्रिटेशन में आते हैं। आपके उलमा ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, आपके उलमा ने अपने, मगर है कुरान एक, वो लॉ है। बाकी तो तमाम मैन मेड लॉज है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैन मेड लॉज की। और मैन मेड लॉज जो है वो डेफिनेटली चेंज हो सकते हैं। तीसरा पैराग्राफ, बेटा ये वो पोर्शन है जो इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे, मर्केंटाइल लॉ। मैं हमेशा ये कहता था आईकैप से, आईकैप ने सुनी नहीं मेरी, कि बिजनेस लॉ दो सब्जेक्ट्स में बटा हुआ है। एक सब्जेक्ट है मर्केंटाइल लॉ, एक सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको नाम दे दिया बिजनेस लॉ और उसको नाम दे दिया कंपनी लॉ, जिससे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती। बिजनेस लॉ ये भी है, बिजनेस लॉ ये भी है। होना ये चाहिए था क्या कैप नाम देता कैप 4 को बिजनेस लॉ 1 FAR 1 की तरह, और कैप 7 को नाम देता बिजनेस लॉ 2 FAR 2 की तरह। मगर आई कैप अगर बात मान ले तो क्या बात है, मानता मानता नहीं, अपनी करता है। अब यहां पे ये तुमको समझा रहे हैं कि जो इस वक्त तुम लोग लॉ पढ़ोगे वो मर्केंटाइल लॉ है। बिजनेस लॉ इज दैट पार्ट, इज द पार्ट ऑफ सिविल लॉ, जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्संस डीलिंग विद ईच अदर हो रहे हैं। इट इंक्लूड्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये इसमें सेल ऑफ गुड्स हम नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे कोर्स में नहीं है। बाकी ये भी, ये भी और ये भी, ये सब आपको पढ़ाया जाए। वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्टडी लॉ, हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक दफा आई कैप की जबानी सुन लेते हैं सब। implications of law। मेरा बेटा पहला जुमला तुम्हारे को बहुत क्लियरली समझ जाना चाहिए कि the intention of studying law in chartered accountancy is not to become an expert lawyer। मैं बड़ी माजरत से आप लोगों से कहूंगा, ये एक सब्जेक्ट लॉ का पढ़ के, 300 पेजेस की किताब पढ़ के अपने आप को वकीलों के बराबर ना समझने बैठ जाइए। जमीन आसमान का फर्क। ये तो ऐसे ही है कि कोई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में
बायोलॉजी और पढ़ने के बाद, मेडिकल पढ़ने के बाद अपने आप को डॉक्टर समझना शुरू कर दो, या बीकॉम वाला अपने आप को अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी का एक्सपर्ट मानने लगे, ऐसा आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, इंशाल्लाह बनेंगे, लेकिन अकाउंट्स में, कानून का एक्सपर्ट हमें रहने दो। वकील हजरात जो 5 साल लगा के देखिए, मैं इसमें एक सबसे बड़ा फर्क आपको बताऊं, आप सिर्फ लॉ पढ़ रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन के बारे में तो आपको जानते ही नहीं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, किसी को सिंपल सा क्वेश्चन कि जनाब अगर फला क्राइम हो जाए तो केस कहां जाएगा, कैसे फाइल होगा, और क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं पहली हियरिंग पे, तो आपका जवाब क्या होगा? हम कोई वकील थोड़ी हैं। यही तो हम आपको समझा रहे हैं कि आप वकील थोड़ी हैं। इसलिए आई कैप आपको ये कहना चाहता है कि हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में लॉ पढ़ने के बाद आप लोग अपने आप को एक्सपर्ट लॉयर ट्रीट करना शुरू कर दें। कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज वकील ही डील करेगा। फिर आपने फिर हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है? उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव ये है आपको लॉ पढ़ाने का कि जब कोई देखें, अल्लाह ना करे तुम्हें कोई तकलीफ होती है, दर्द होता है, तुम डॉक्टर के यहाँ जाते हो, तो तुम डॉक्टर जब मेडिसिन लिख रहा होता है, तुम पूछ सकते हो कि नहीं कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं डॉक्टर साहब, कौन सा एंटीबायोटिक दे रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, ये दवा मत दीजिएगा, ये मुझे सूट नहीं करती। ये कौन कर सकता है? जिनको दवाओं की नॉलेज होगी। अगर एक बेचारा अनपढ़ आदमी वहां जा रहा है डॉक्टर के पास, वो तो पता ही नहीं क्या दे रहा है डॉक्टर, वो तो जो पर्चे पे लिख के देगा, वो जाएगा मेडिकल स्टोर, ये दे दो, मेडिकल स्टोर वाला उसको समझा देगा ये आपको 1 दफा लेनी है, ये 2 दफा लेनी है, ये इस तरह। अब ये ही फर्क है एक लेमैन का लीगल प्रॉब्लम्स में जाने से और आपका लीगल प्रॉब्लम में जाने से। आप लीगल प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको ये पता है कि ये तो मेरा मसला था, ये मैं सॉल्व कर सकता हूं, यहां से मुझे वकील साहब को हायर करना है, ये मसला अब वकील डिस्कस करेगा मुझसे। या फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ लॉ, आप फाइनेंस के एक्सपर्ट बनने जा रहे हो ना, तो इस कानून के क्या इंप्लीकेशंस होने वाले हैं हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पे, ये आप समझ सकते हैं। और सबसे अहम बात, आखिरी जुमला कहता है ऑल्सो कम्युनिकेट विद द लॉयर्स। खबीस चीज होते हैं वकील। मैं खबीस हूं? नहीं, कहां से दिख रहा है कि मैं खबीस हूं? ये चाचा ने ना बदला लिया है अपना, दादू वाली बात। नहीं नहीं, दादू तो ठरकी वाली बात, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। वकील खबीस होते हैं, बहुत खबीस होते हैं। अल्लाह ना करे तुम्हारा कभी वकीलों से राब्ता पड़े, और भाई किसी की फैमिली में तो वकील नहीं है, मैं खबीस खबीस कर रहा हूँ, कोई बुरा ना मान जाए। कौन है आपके यहाँ? कजिन है ना, तो वो तो होगा खबीस। तो आपके यहाँ कोई वकील है? तो मेरा बच्चा, अगर वकील को ये पता चल जाए कि सामने वालों को कानून नहीं पता, तो फिर वो ऐसा चूना लगाएगा कि वाट लगा देगा। लेकिन अगर वकील को ये पता हो कि सामने वाला भी कानून जानता है, तो फिर शायद बेहतर कम्युनिकेशन हो सकती है। एंड देन चौथा पॉइंट आता है, वेयर टू अप्लाई लॉ इन प्रैक्टिकल लाइफ। आपका एक सवाल जो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर जी कानून पढ़ तो रहे हैं हम, अप्लाई कहाँ करेंगे, क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट होता है? जी सर।
देखिए, ये तो यकीनी तौर पे बच्चों वाली बात थी कि जनरल नॉलेज होगी तो आप अपने लीगल प्रॉब्लम्स में ज्यादा से ज्यादा डील कर सकते हैं। लेकिन ये जो इसका आखिरी जुमला है ना यार, ये मुझे बड़ा पसंद है। मैं इस जुमले को अक्सर पढ़ता भी हूँ और आप लोगों से, ये जो है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नीदर एक्सक्यूज नॉर डिफेंस। Ignorance of law is neither excuse nor defense. मुनीब, मुनीब नाम है ना तुम्हारा, क्या लग रहा है तुम्हें इसका मतलब? और कुछ इसमें कुछ और ऐड कर, गलत नहीं कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो, लेकिन अगर जी आप कुछ इसमें ऐड करेंगे? ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता, क्या ये मालूम नहीं था। ये इग्नोरेंस का मतलब इग्नोर करना नहीं है। इग्नोरेंस का मतलब है ला इल्मी, कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं था। तो कानून का इल्म ना होना कोई खुशी की बात नहीं है। कानून का इल्म ना होना कोई बचाव नहीं है। ये तो ऐसा ही है। एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, अली नाम है ना तुम्हारा, जैन हो तुम? तो मैं नाम भी भूल गया। जैन, तुमने कोई ऐसी चीज एयरपोर्ट पे लेकर आ गए बाहर के मुल्क से जो पाकिस्तान में बैन है, और जब तुम पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे लैंड किए, भाई आप पाकिस्तान में जब दाखिल हो रहे होंगे तो इमिग्रेशन होगी कि नहीं होगी? तो वहां पे इमिग्रेशन स्टाफ ने कहा कि ये आप क्या लेकर आ रहे हैं? आपने कहा ये तो मेरी बड़ी पसंद की शराब है, मुझे तो बहुत पसंद है ये, आपने कभी ट्राई नहीं की? तो सवाल ये पैदा होता है, वो कहते हैं मगर यू आर नॉट अलाउड टू, यू आर नॉट सपोज टू, आप पाकिस्तान में क्यों लेकर आ रहे हैं ये? उस लम्हे पे मुनीब, अगर जैन ये कहें ओ मुझे पता नहीं था कि ये पाकिस्तान, वरना मैं कभी ना लाता, चले खैर मुझसे गलती हो गई, आज के लिए एक्सक्यूज कर दें, आज पीने दें, अगली मर्तबा कभी नहीं लाऊं। वो क्या बोलेंगे जैन? वो बोलेंगे तो नहीं, जो करेंगे जैन के साथ, क्या बोलूं मैं आगे? इसको डायरेक्ट अरेस्ट करेंगे, मामला खराब होगा। ये तो मैंने एक खतरनाक बात, एक और लोकल बात कर लेते हैं। इनको, हाँ हाँ बिल्कुल, टूरिस्ट को अलाउ है, नॉन मुस्लिम्स के पास अगर लाइसेंस है, कार्ड है, तो उनको भी किसी हद तक, ये नहीं है मतलब कि अब क्रिश्चियंस जो हैं वो जी भर भर के कंटेनर शराब लेकर आ रहे हैं, तो उनके भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ होता है। और दूसरी बात, उन, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको भी अलाउड नहीं। जैसे अगर कोई हीरोइन लेकर आ रहा है, हीरोइन, वो इंडियन फिल्म की हीरोइन की बात नहीं कर रहे मौलवी साहब, आप कहीं आलिया भट्ट को ना सोचने बैठ जाइएगा यहाँ पे, हम वो हीरोइन की बात नहीं कर रहे। हम कौन सी हीरोइन की बात कर रहे हैं? ड्रग्स, पाउडर, पाउडर। देखा है किसी ने हीरोइन? कहाँ देखा तूने? मैं ये उगलवाना चाह रहा था, कहाँ देखा तूने? तो तुम जाके बैठ के उनके साथ देखते हो कि क्या पी रहे हो? बड़े फारिग हो तुम। देखो जरा, रोडों पे जो लोग बैठे पी, रोडों पे जो पी रहे हैं वो हीरोइन है, शर्ट्स नहीं होता।
सब पता है इसको, सब पता है। जहन से जरा मिलना पड़ेगा मुझे अकेले में, ये बड़ी जबरदस्त। चाचा हमें दादू बुलाने पे क्यों पीछे पड़ गया है? वो कह रहा है क्योंकि चाची नहीं है इसलिए वो आप, अल्लाह माफी। जैन दादू जाना है? नहीं मैं भी नहीं बनी। कौन शादीशुदा है? तुम शादीशुदा हो? दो बच्चे हैं? तुम बकवास कर रहे हो? तो झूठ क्यों बोलेगा यार बेचारा। वीडियो शादी की? वही तो मैं कह रहा हूं। तो शादी छुपाएगा क्यों की होगी उसने? क्या? मजाक। तो ये बाल आपने कहाँ सफेद किए? ये तो प्रॉब्लम तो मुझे काफी लग रही है यहाँ पे। आप खाली जेनेटिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। जिस मोहब्बत से आप चले मैं तो फिर भी काबू कर लूंगा आपको, लेकिन वो जो आप मासूम से जैन को भी बुला रहे दादू में। जैन अरे चुप हो जाओ। क्या बेकार बातें हो रही है यहाँ पे यार। फॉर गॉड सेक चाचा, लेक्चर। तो अजीब, शिकापुरी भी कम नहीं है। अब वो शिकापुरी को खोले, वो फिर इनको खोलेगा, अजीब गंदा होंगे हम लोग। तुम दोनों एक दूसरे के घर चल जाओ मुझे लग रहा है। अच्छा, तुम्हारे पुराने दोस्त हो, तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? अच्छा, प्यार सी साथ में कहाँ रहते हो तुम लोग? ये सामने वाला फ्लैट? अच्छा, माशा तो करीबी है, वहां तो मैं भी गया हूँ एक दफा। मगर ये नहीं थे। मैं गया था वो पठान। अजमत। अजमत तो पेशावर चला गया ना? क्यों? अजमत का भाई है यहाँ पे अभी। अजमत जब था ना, तो अजमत जब शुरू शुरू में आया था, तो वो बेचारा लेके गया था, तो मैंने उसी वक्त देखा था वो फ्लैट वगैरह। करीब है, अच्छा है, फायदा है। बहरहाल, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नीदर एक्सक्यूज नॉट डिफेंस। कानून से लाइल्मी होना कोई बचाव नहीं है, कोई दिफा नहीं। ना कोई बचत मिलेगी आपको, ना कोई दफा। अगर आपने गैर कानूनी काम कर दिया है तो आपकी पकड़ाई होगी। आज देखें क्या हुआ। सिंध हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगी हुई थी उन मैडम की, कारसाज एक्सीडेंट वाली की। नताशा जेल में? नहीं नहीं, जेल में है, जेल में है। किसने कहा? किसने कहा? देखें, एक्सीडेंट वाले मैटर में ऑब्वियसली जमानत हो गई है उनको, क्योंकि जिसके फैमिली में मरे थे उन्होंने माफ कर दिया। तो एक्सीडेंट वाला मैटर तो खत्म हो गया है। अभी इस वक्त मसला चल रहा है दूसरा, कि वो आइस का नशा करके ड्राइविंग कर रही थी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से आप नाखुश हों, तो आप कहाँ जाते हैं इसके खिलाफ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ी कोर्ट, जिसका नाम है हाई कोर्ट। तो आज सुबह हाई कोर्ट में जस्टिस आगा साहब के सामने उनकी एप्लीकेशन फाइल थी, और पीपल्स पार्टी के जो बड़े वकील हैं, बैरिस्टर फारूक एच नाइक, जिस जरदारी के, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो उन्होंने आज बेल आफ्टर अरेस्ट की एप्लीकेशन दी है। अब मुझे नहीं पता, मैं आज इन टच नहीं हूं, अभी हाई कोर्ट के देखूंगा प्रोसीडिंग्स क्या रही। तो फिर अब वो अगर बेल मिल गई तो फिर वो घर जाएंगी, और अगर जस्टिस आगा ने भी इनकार कर दिया कि नहीं, तो फिर वो वापस जेल जाएंगे। अभी वो जेल में ही है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने ये जो चार हेडिंग्स तुम्हारे सामने इस वक्त स्क्रीन पे खोली हुई हैं, 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4, मेरी जान के टुकड़ों, ये सिर्फ रीडिंग मटीरियल है। इसको तुम्हें याद करने की या रट्टा लगाने की जरूरत। याद करने का मटेरियल शुरू होता है यहां से। 1,
1.5 sources of law in Pakistan. Is that okay? जी सर. कोई अच्छा, मैं इनसे इजाजत लेके किसी और को अगर पढ़ने का मूड बन गया है तो वो आ सकता है बीच में. मैडम आपको नजर आ रहा है क्लियर? थैंक यू सो मच बेटा. अब आप शुरू करेंगे. आपका नाम क्या है? उम्मुल बनीन. जी बनीन पढ़ेंगी. अच्छा, पहले मैं जरा इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं. देखिए, सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब क्या है? सोर्सेज ऑफ लॉ का क्या मतलब है? लॉ कहां से आए, लॉ कैसे बना, लॉ की मेन समझ लो कि जो ओरिजिन है वो कैसे हो पाए. मेरे बच्चों, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो, और जब हमारा मुल्क बना तो हमने उस वक्त मेनली क्या किया? हमने पूरा का पूरा अंग्रेजों के कवानीन को अडॉप्ट किया, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आज भी उसी दौर के चलते चले आ रहे हैं. ऐसे ही है. अच्छा, फिर हम लोग बीच में अपना आइन बना के बैठ गए. 1956 आया, फिर 62 आया, फिर 73 का है जो अब तक चल रहा है. तो कुछ कवानीन ऐसे रहे जो आइन से हमको मिलते रहे. और तीसरा और आखिरी पॉइंट ये कि हम हैं बहरहाल इस्लामिक कंट्री. तो आपको पाकिस्तान के कवानीन में एक अलग 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 रंग नजर आएगा. यानी पाकिस्तान के कुछ कवानीन बड़े शरई हैं, शरीयत को फॉलो करते हुए बने. इस्लामी सजाएं, यानी हुदूद ऑर्डिनेंस एक लॉ है जिसमें कहते हैं शराब पीने वाले को 80 कोड़े मारो. 80 कोड़े. कोड़ा किसे कहते हैं? वेपिंग, जिसमें वो हंटर चलता है. फिर आप देखते हैं तो आप कुछ ऐसी इस्लामी सजाएं भी देखते हैं जिसमें आपको कोड़े मारने की बात हो रही है. कहीं रजम, रजम किसे कहते हैं? स्टोनिंग टू डेथ, संगसारी. अच्छा, फिर जब हम उस साइड पे जाते हैं तो हमें मुकम्मल तौर पे अंग्रेजों के लॉज नजर आने लगते हैं. इसलिए मेरा बच्चा, अगर आप इन अल्फाज पे ध्यान दें तो ये यही कह रहा है कि लीगल सिस्टम हमने बेसिकली ऑप्ट किया फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ, अंग्रेजों के बनाए हुए लॉज को, एंड इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. यानी कि 1970 आइन भी आ गया बीच में, एज वेल एज इस्लामिक लॉ, शरिया, शरीयत भी नजर आ रही है. इसलिए हम कोई एक सोर्स नहीं दे रहे. हमारे मुल्क के कानून की 4 सोर्सेस. पहली है, जी मैडम. मेरा बेटा, लव्स लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? लॉ मेकिंग, लॉ को बनाने वाला. बेहतरीन बेटा, लॉ बनाने वाला. लेजिस्लेशन मतलब लॉ मेकिंग. उर्दू में कहते हैं कानून साजी. कानून साजी आपके मुल्क में 3 तरह से हो रही है. पार्लियामेंट कर रहा है, या ऑर्डिनेंस के जरिए हो रही है, या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. 3 नाम तुम्हें नजर आ रहे हैं. पहला आ गया बाय द पार्लियामेंट, नंबर 1. आगे लिखा है, बल्कि 3 नाम इस तरह से कर लेते हैं. पहला आ गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, नंबर 1.
दूसरा आया ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, नंबर 2। तीसरा आया डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस। ये तुम्हारा पूरा पूरा चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। मैं तुम्हें सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूं ताकि तुम लोग समझ जाओ कि ये आप आगे थोड़ा सा आगे चलें तो ये पार्लियामेंट और लॉ मेकिंग और ये सब ये आ गया। यहाँ पे तुम्हारा टॉपिक 1 मुकम्मल होता है। और ये देखिए ये पूरा प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, आपके मुल्क का प्रेसिडेंट कौन होगा कैसे आएगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा कैसे आएगा, सेनेट क्या कर रही है, नेशनल असेंबली क्या कर रही है, और ये पूरा नीचे एक्ट। तो मेरा बेटा अभी ये सब कुछ आना बाकी है आगे, इसलिए मैं अभी भगदड़ नहीं कर रहा और आपको अभी से बेहतर नहीं कह सकता हूं कि ये तीनों नाम लॉ की बेसिक सोर्सेस, लेजिस्लेशन एंड प्रेसिडेंशियल लॉ, एंड यहां तो ये मेन है जहां से लॉ बन के आ रहा है। नंबर 2 नजर आ रहा है। देखो भाई ये प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट का मतलब है इसका, भाई किसी के यहाँ वकील है, कोई वकील का दफ्तर कभी विजिट किया, किसी बड़े आदमी के घर में कोई वकील वकील रहता है? कौन है? दफ्तर गए हो कभी? चैम्बर है उनका, वेरी गुड। वकील का दफ्तर ऑफिस नहीं कहलाता, चैम्बर कहलाता है, जानता है बच्चा? चैम्बर में तुमने उनके अलावा और क्या देखा? बहुत ज्यादा बुक्स रखी हुई हैं, फाइल्स, पढ़ाकू लोग हैं वकील लोग। पूरा पूरा कमरा भरा हुआ होता है, ऊपर से उन काली के, अच्छा एक जैसी किताब है वो, है लिखा होता है। तो क्या है उसके अंदर उन किताबों में? कौन नहीं लिखे हुए, सही बोल रहे हैं, पुराने केसेस का रिकॉर्ड जमा हो रहा है हर साल। भाई अभी हम लोग देखें, चंद महीने पुरानी बात लग रही है, 2024 आ रहा था, कल से हम फाइनल काउंटडाउन की तरफ जा रहे हैं, आखिरी 3 महीने शुरू हो रहे हैं इस साल। ये साल भी जा रहा है बड़ी स्पीड से। तो जैसे ही 2024 मुकम्मल होगा, क्या होगा, सिंध हाई कोर्ट जो है हमारी, इनके सारे केसेस नहीं, पूरे साल में तो बेटा बहुत केस, कई 100 केसेस डिसाइड होते हैं। होता क्या है कि ये कुछ लैंडमार्क केसेस, अहम केसेस, जो जज, अच्छा उसमें क्या होता है, जब जज साहब जजमेंट फाइनल साइन कर रहे होते हैं ना, तो अपने साइन के साथ लिख देते हैं टू बी रिपोर्टेड। टू बी रिपोर्टेड का मतलब क्या हुआ कि ये केस रिपोर्ट किया जाएगा, रिकॉर्ड में रखा जाएगा। अब वो जो जो केसेस पूरे साल के आखिर में देखे जाते हैं, जिनको रिपोर्ट किया, उन सबको जमा करके उन सबकी समरी, पूरा पूरा केस रख देंगे तो फिर तो किताबें बन जाएंगी 50। सिर्फ समरी, केस केस में क्या हुआ था, क्या केस था, कौन पार्टीज थी, कौन वकील थे, कौन जजेस थे, जजेस ने क्या फैसला सुनाया, ये बेसिक रिकॉर्ड जमा करते हैं तो बन जाती है वो एक। अब वो अभी अगर अगर तुम अभी किसी वकील के दफ्तर में जाओगे तो तुम्हें इस वक्त क्या नजर आएगा, 2023 की फाइल। लेकिन जैसे बेटा उन फाइलों में रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है केस लॉस का। अच्छा एक सवाल का जवाब मुझे और दे दो, क्या फायदा है इसका? मतलब फायदा क्या, मतलब इतनी मेहनत, पुराने केसेस क्यों रिकॉर्ड किए जा रहे हैं? आगे ऐसा कोई केस आ जाए सेम तरह के मसलों में, जी सर, क्या करेंगे? थैंक यू भाई, खुश रहिए। जी जी बोलिए। सही बोल रहे हो तुम, बिल्कुल सही बोल रहे हो, दोबारा रिपीट करो। अगर सिमिलर फैक्ट्स पे केस आया
तो क्या देखें, अदालत का टाइम कीमती है, और जो बेचारे आ रहे हैं केस लेकर, वो भी चाहते हैं कि भाई जल्दी करो, जल्दी करो। यानी जो बेचारा लिटिगेंट कहते हैं हम उसको, जो आता है लिटिगेंट, इतना टाइम पैसा लगा के अदालत आ रहा है, इसलिए नहीं कि हम उससे बोले कि अब तुम आराम से बैठ जाओ, अभी तो साल 2 साल लगेगा। ये पागल तो नहीं हो गए हो, साल 2 साल? इसलिए हम वकील क्या करते हैं, अब मेरे पास केस आया है कि मिस्टर मुरीद अब्बास को उनके दोस्त चाचा ने चुप हो जाओ, कत्ल कर दिया। मुरीद अब्बास ने चाचा को कत्ल कर दिया। मैं हूं वकील मुरीद अब्बास का, मैं क्या करूंगा अगर मुझे मुरीद अब्बास को बचाना है? पहले तो, अब मुरीद अब्बास कहाँ है इस वक्त? मुरीद अब्बास गए हैं जेल, बैंक के पास गया, इनसे मीटिंग का टाइम देख ली, इमरान खान से मिलने के लिए वकील जाता है, बैठ के वो कमरे में डिस्कशन करते होंगे, मैं इनको बुलाऊंगा बिठाऊंगा और पूछना क्या हुआ था। ये कहेंगे वकील साहब मेरा कोई इरादा नहीं था, वो चाचा नुमा इंसान, मैं अपने बाप की तरह समझता था उसको, मगर एक दिन। तो खैर, अब स्टोरी कंटिन्यू करेंगे हम आपके फ्लैट पे बैठ के चाय पीते हुए। चाय पिलानी है आपको मुझे वहां पे बुला के, ए चाचा, दादू वादू छोड़े, बस यहीं बुला लें आप, मैं वादा करता हूँ जैन को साथ लेकर आऊंगा। नहीं, चाय तो शुरुआत में तो चाय होगी ना। तो खैर, तुम लोग क्या चाहते हो बेटा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर तबानी साहब सुन लें और मुझे धक्के धक्के निकाल दें? क्यों बेहुदा बातें कर रहे हो तुम लोग? कह रहा हूं ना चलेंगे चाय पे। तो चाचा उस दिन बहुत गुस्से में था। फिर क्या हुआ था, चाचा किसी से लड़के आया था वकील साहब, और चाचा बहुत शरीर गुस्से में था, और उसके हाथ में कुछ फाइलें थी और एक पानी की बोतल थी। मैंने ये नोट किया कि चाचा ने आके फाइलें फेंकी और पानी की बोतल रखी। जब मैं उनके पास गया, हम एक ही कमरे में होते थे, तो वो गुस्से पे मुझसे लड़ने लगे, बात बढ़ गई, झगड़ा गालम गलोच शुरू कर दिया। जब मैंने उनको मना किया तो चाचा ने शीशे की बोतल उठाई, तोड़ी और मेरी जाने बढ़े। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था वकील साहब, अगर मैं चाचा को उस वक्त ना रोकता तो शायद वो शीशे की बोतल मुझे मार देते और मैं मर जाता। मेरी और कुछ समझ नहीं आया, मेरे पास बराबर में जो बैट रखा हुआ था, बल्ला बल्ला बैट, मैंने वो उठा के घुमा के उनको मारा, जिससे चाचा के सफेद बाल लाल हो गए। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुझे नहीं पता था कि खून ज्यादा बहने की वजह से वो खत्म हो जाएंगे। मैडम उम्मुल बनीन, ये जो सीन मैंने क्रिएट किया है, इसमें अगर मैं मुरीद को बचाना चाहूंगा, ये बात क्या बच्ची है हमारी, सेल्फ डिफेंस के केसेस निकालूंगा मैं। मारा है आपने जज साहब, मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरे क्लाइंट ने कत्ल नहीं किया, बिल्कुल कत्ल किया है, लेकिन उस कत्ल की वजह बनने वाली सिचुएशन को नजरअंदाज ना किया जाए, तमाम फैक्ट्स देखे जाए। अगर मुरीद अब्बास ये कदम ना उठाता तो शायद आज मुरीद अब्बास इस दुनिया में ना होता, और सेल्फ डिफेंस के मामलात में सजाए मौत नहीं सुनाई जाती। फिर मैं खोलूंगा अपनी मेहनत, अपनी किताब, और मैं धड़ाधड़ पुराने केसेस का हवाला देना शुरू होऊंगा। माय लॉर्ड, आज से 26 साल पहले लाहौर के शादरा के इलाके में ऐसे ही हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, मैंने कॉपी आपके सामने पेश कर दी। माय लॉर्ड, आज से 20 साल पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, मैंने कॉपी आपको पेश कर दी।
आज से 30 साल पहले इसी शहर कराची, और इस तरह से। तो ये काम करने के लिए मेरा बेटा ये किताब होना, ये रिकॉर्ड होना जरूरी है। जी सर। तो क्या करेंगे? यही तो बेहतरीन सवाल है। अब होगा यही, चाचा का जो वकील होगा वो मुझे गलत साबित करने के लिए अपने एविडेंस लाएगा। दोनों एविडेंस को सही गलत का फैसला करार देना किसकी जिम्मेदारी है? जज सारे। मैं ये थोड़ी कह रहा कि जज मेरी बात सुन के मेरा सजदा करना शुरू हो जाएगा। मेरी बात सुन के जज बिल्कुल ओके तलाल, आपने बात कर ली, अब हम बात करते हैं जी। जो चाचा के लॉयर होंगे वो बेसिकली डेफिनेटली फिर उनको डिफेंड करेंगे, वो साबित करेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और वो अपने हवाले के केसेस लेकर आएंगे। फिर इसीलिए दो जज साहब जो हैं वो दोनों साइड को सुनकर देखकर, इसमें झूठ सच भी होता है। कुछ बातें मैं झूठ बोल रहा हूँ, कुछ बातें क्या पता ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, क्या पता मजा आ जाए, ओए होए होए होए, फुल फिल्मी सीन बनाता हूँ, क्या पता मेरा ओपोनेंट वकील बोले कि माशाल्लाह कहानी तो अच्छी सुनाई मेरे काउंसिल ने, लेकिन तलाल साहब ये आपकी कहानी बॉलीवुड की किसी मूवी की स्टोरी तो हो सकती है, लेकिन सच नहीं है। नहीं, जिस वक्त जज साहब एक बहुत अहम पीस ऑफ एविडेंस मैं कोर्ट में पेश करता हूं, जिस वक्त चाचा कमरे में एंटर हुए थे उस वक्त गलती से मुरीद अब्बास साहब वॉइस नोट किसी को भेज रहे थे, और इन्होंने मोबाइल साइड में रख तो दिया मगर वॉइस नोट भेजा नहीं और वो रिकॉर्ड होता रहा। उस वक्त उस कमरे में जो बातचीत हुई है चाचा और मुरीद अब्बास की, वो काफी देर के बाद जब सेंड किया इन्होंने, बटन दबा के गलती से हो गया, बटन दब गया और वो मैसेज रिसीव हुआ मिस्टर तलहा को, तो वो मैं इस वक्त आप सबके सामने सुनाना चाहता हूं। अच्छा, उस मैसेज में क्या जाहिर हो रहा है कि आते ही चाचा को इग्निट कर रहा है, परेशान कर रहा है मुरीद अब्बास, और कोई चाचा बोतल बोतल लेके नहीं दौड़े थे। और अब ये बात जब साबित, तो मेरी सारी बनी बनाई कहानी धड़ाम से गिर गई। तो यही हो रहा है अदालतों में बेटा। हर एक अपने देखें, फैसला करने वाला जज भी इंसान का ही बच्चा है, तो सही गलत का फैसला कैसे कर सकता है? इन चीजों को देखें तो प्रेसिडेंट्स आर जजमेंट्स और डिसीजंस ऑफ सुपीरियर कोर्ट विच आर बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट। मैं अपना जुमला रिपीट करता हूं, अगर पुराने केस में और नए केस में सिमिलरिटी है, वो सिमिलर हैं, तो हम पुराने केस के फैसले को नए के लिए फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा बहुत होता है बेटा कि कभी कभार इन पुराने केसेस के फैसलों की बेसिस पे लॉज बनते हैं। तो सोर्सेज ऑफ लॉ में प्रेसिडेंट का होना हमें यह बताता है कि कानून साजी के वक्त भी कभी कभार पुराने जजेस के फैसले, बेटा जज कौन है? जज कोई आम आदमी नहीं है, वो लॉस का एक्सपर्ट है। तो क्या तुम्हें ऐसा ही लगता कि हम किसी मसले पे लॉ बनाते हुए अगर कोई जजमेंट बड़ा बेहतरीन आया हुआ है उसको भी फॉलो कर लें, उसके मुताबिक लॉ बना दें? जैसे मुझे आज भी याद है जब जैनब का रेप हुआ था, जैनब रेप जानते हैं ना आप लोग, 4-5-6 साल पहले जब जैनब का रेप हुआ था, उसके रेपिस्ट को सजा हो रही थी, तो फैसले में लिखा गया था, फैसले में लिखा गया था कि रेपिस्ट को पकड़ने के लिए और रेपिस्ट को सजा देने के लिए हमें डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। ये जजमेंट में लिखा हुआ था। जजमेंट आ गया, उसके बाद लॉ बना। जब लॉ बना तो बाकायदा इस जजमेंट के हवाले से उन्होंने जजमेंट की इस बात को लॉ का हिस्सा बनाया। आज अगर कोई रेपिस्ट, अल्लाह ना करे रेप होता है, रेपिस्ट पकड़ना है, तो बहुत कॉमन है कि उसके डीएनए मैच किए जाए। अब वो खैर तुम लोगों के साथ डिस्कस करना अप्रोप्रिएट नहीं है कि अब वो जो पिछले 30 साल पुराने रेप
के मालूम करने के टेस्ट होते थे वो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। अब बेहतर ये है कि आप थोड़ी नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। इज दैट ओके? तो ये 2 सोर्सेज आज हो गई हैं, टाइम हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा और फिर आगे के 2 पढ़ के हम आगे मूव करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन जो बच्चे भी हैं, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? आप मुझे किस पे? ओके सिनाबिल, थैंक यू बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। अब बताओ सवाल।